नमस्कार साथियों, उपज कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2 जून को आपके जेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अपन बायोलॉजी के आज महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो अपन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इनको अपन अच्छे से इनका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। आपको हर क्वेश्चन आसानी से अच्छे से पढ़ना है। हर एक ऑप्शन का अपन एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो देखते हैं। देखिए भाई, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा है, छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। आपने साल भर से अच्छे से पढ़ा है, तो अब आप अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, अच्छे से जाके एग्जाम को दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और करने की कोशिश करिए। अब डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होएगा। आप अच्छी एनर्जी के साथ खुद के ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। खुद के ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी आपने पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा होगा और आपने जो भी किया है अच्छा किया है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न एंजाइमों का उनके कार्यों के साथ मिलान कीजिए। अपन एंजाइम पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है भाई ये। तो देखते हैं, निम्न एंजाइमों का उनके कार्यों के साथ मिलान कीजिए। पहला एंजाइम है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, तीसरा है डीएनए लाइगेज, चौथा है टेक पॉलीमरेज। तो अपन देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कितने टाइप के होते हैं आपके। रेस्ट्रिक्शन एंडो हाँ, तो पहले क्वेश्चन पाते हैं, उनके कार्यों के साथ मिलान कीजिए। आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो होता है आपका एक्सोन्यूक्लियेज और एक कौन सा होता है? एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज कहां से काटता है? ये डीएनए खंड को कहां से काटता है भाई? ये डीएनए को किनारों से काटता है। और एंडोन्यूक्लियेज कहां से कट करता है डीएनए को? एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को बीच में से काटता है। बीच में से काटता है तो बीच में डीएनए के कौन से क्रम पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी सारकों के विशिष्ट क्रम पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक साइट्स बोला जाता है, या इनको क्या बोलते हैं? अभिज्ञान स्थल या पैलिंड्रोमिक साइट्स बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को विशिष्ट सारों से काटता है और बीच में से काटता है, जिसको भी ज्ञान स्थल बोलते हैं। और अपन इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो एंडोन्यूक्लियेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अगर ई कोलाई से अपन इसको प्राप्त करते हैं तो क्या क्या बोल देंगे इसको? इको आर फर्स्ट। ठीक है, पहला तो आप ये ध्यान रखेंगे। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे? हिंद सेकंड। किससे प्राप्त कर रहे हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो क्या बोल देंगे इसको? हिंद सेकंड। और अगर इसको बेसिलस एमाइलो लिक्विपेशियंसी से प्राप्त करेंगे तो अपन क्या बोल देंगे इसको? बाम फर्स्ट। थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा बेटा आपका? बेसिलस एमाइलो लिक्विपेशियंस। बेसिलस एमाइलो लिक्विपेशियंस, इसको क्या बोल देंगे अपन? बाम फर्स्ट। तो आपको 3 ध्यान रखने हैं। लास्ट ईयर आपके जेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नहीं है। तो 3 आपको ऑप्शन में दे रखे थे और चौथा ऑप्शन दे रखा था आपके बीएससी। बीएससी जो होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एंडोन्यूक्लियेज कहां से काटता है? डीएनए को बीच में से काटता है और नाइट्रोजनी सारकों के विशिष्ट क्रम से काटता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? अभिज्ञान स्थल कहा जाता है। अगर ई कोलाई से अपन प्राप्त करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इको आर फर्स्ट बोलेंगे। अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त होता है तो हिंद सेकंड बोलेंगे। और बेसिलस एमाइलो लिक्विपेशियंसी से प्राप्त करते हैं तो बाम फर्स्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जैसा कि अपन ने देखा एंडोन्यूक्लियेज कहां से काटता है? डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर से काटता है। तो देखिए, आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड। देखिए, डीएनए को कहां से काटता है? विशिष्ट स्थानों से काटता है। विशिष्ट स्थानों को क्या बोला था अपन ने?
पहले एंडोमिक साइड या अभिज्ञान स्थल। ठीक है, अगला देखिए रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। जैसा कि अपन ने देखा था रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियल कहां से काटता है बेटा, एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए को किनारों पे से काटता है। तो एक्सोन्यूक्लिएज का देखिए आप क्या जाएगा, डीएनए के सिरों से, सिरों मतलब किनारों से किसको हटाता है, न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। ठीक है, डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाना। अगला देखिए डीएनए लाइगेज। काटने वालों की तो अपन ने बात कर ली, दो प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज। जबकि जोड़ने वाले कौन से होते हैं, लाइगेज। डीएनए खंडों को जो आपने डीएनए के खंड करे उसको जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है बेटा, लाइगेज एंजाइम। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, डीएनए खंडों को टुकड़ों को जोड़ना। फर्स्ट से आप इसका मिलान कर देंगे और अगला आ जाएगा टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है, थर्मोफिलस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है। तापस्था एंजाइम होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, पीसीआर टेक्निक में किया जाता है। और क्या काम करता है ये, आनुवांशिक डीएनए के टेम्पलेट पर प्राइमर को बढ़ाना। ठीक है, प्रतिकृतिकरण में भी उपयोगी होता है, प्राइमर्स का फॉर्मेशन करता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इनको हर बारीकी से ध्यान रखेंगे, एंजाइमों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में से मैक्सिमम संभावना होती है कि एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजाइम दो प्रकार के, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, तो अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा बायोटेक्नोलॉजी का, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक कौन है। साइंटिस्टों का भी आपको ध्यान रखना है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक कौन है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें आनुवांशिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, एरिक जेफरी ने। किसने दिया था, एरिक जेफरी। ठीक है, उसके बाद में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जनक किसे कहा जाता है, कोलबर्ग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जनक कौन हो जाएंगे बेटा, कोलबर्ग। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि पहला पुनर्योगज डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड और ऑस्ट्रेल, जो भी जिससे भी आप डीएनए प्राप्त करते हैं दोनों को मिला के बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉय। इन्होंने क्या बनाया था बेटा, पुनर्योगज डीएनए, फर्स्ट पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बनाया था। और आपसे पूछा जाए पीसीआर की खोज किसने करी, तो पीसीआर में आपका क्या आ जाएगा, पीसीआर में आ जाएगा आपके कैरीमुलिस। पीसीआर की खोज किसने करी, कैरीमुलिस ने। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया, एरिक जेफरी ने। और आपका फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने खोजा, तो क्या आ जाएगा, हर्बर्ट बोर, स्टैनले बोर। ठीक है, इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल युग्म को छाटिए। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, बेमेल छाटना है आपसे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है आपको कि किसमें सेलुलर लेवल का पाया जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, सेलुलर लेवल का किसमें होगा और ऑर्गन लेवल किसमें होगा, ऑर्गन सिस्टम किसमें पाया जाएगा। तो अपन पहला देखते हैं कोशिकीय स्तर। तो बेटा एनिमल किंगडम में क्या क्या होता है आपके, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का कैसा होता है भाई, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या जीवद्रव्य स्तर। दूसरी बात करें अपन पोरीफेरा, पोरीफेरा में कैसा होता है, सेलुलर लेवल या कोशिकीय स्तर। अपन बात करें तीसरा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में कैसा होता है, रेडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का कैसा होता है, उत्तक स्तर। और अगला कौन सा आ जाएगा सिलेंट्रेटा के बाद में, एस्केलिमंतीज, प्लेटेलिमंतीज। प्लेटेलिमंतीज में कौन सा आ जाता है आपके, अंग स्तर, ऑर्गन लेवल। और अपन बात करें लास्ट एस्केलिमंतीज, एस्केलिमंतीज में कौन सा आ जाएगा आपके, अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर। तो आप ये फिक्स सीक्वेंस है, आप इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
प्रोटोजोआ कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। कौन कौन आते हैं प्रोटोजोआ में आपके? अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आता है। उसके बाद में अगर अपन पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में कैसा होता है बेटा? कोशिकीय स्तर का होता है, ठीक है, कोशिकीय स्तर। इसके बाद सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में कैसा होता है? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्लेटियल मंथीज में कैसा होता है? अंग स्तर का होता है। ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है लेकिन अभी ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुए हैं। उसके बाद में अपन लास्ट देखते हैं स्केलेमंथीज, कैसा होता है? इसमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे अंग तंत्र स्तर कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? स्केलेमंथीज से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद में कोर्डेटा तक, मैमेलिया तक लगातार चलते जाएंगे, ठीक है। ये क्रमिक विकास का क्रम है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में, निम्न में से बेमेल युग्म को छाटिए। सबसे पहले आपके दे रखा है कोशिकीय स्तर। देखो उधर कोशिकीय स्तर किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में, सही बात है, ये आपके सही हो गया। अगला देखिए उत्तक स्तर, उत्तक टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल किसमें पाया जाता है बेटा? टिश्यू। विभिन्न सेल्स समान उत्पत्ति की कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर देती है? उत्तक का फॉर्मेशन कर देती है। उत्तक स्तर किसमें होता है? अब देखिए एस्केलेमंथीज दे रखा है, जबकि एस्केलेमंथीज में कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर होता है, तो ये यहाँ पर गलत है। और अंग स्तर किसमें पाया जाता है? प्लेटियलमंथीज में, सही बात है। अंग तंत्र स्तर एनेलिडा में, जैसा कि मैंने आपको बताया एस्केलेमंथीज के बाद सब में क्या पाया जाएगा? अंग तंत्र स्तर पाया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई स्नायु का मुख्य कार्य है। स्नायु क्या होते हैं बेटा? स्नायु को क्या बोलते हैं अपन? स्नायु होते हैं आपके लिगामेंट। तो स्नायु का मुख्य कार्य है, क्या काम करते हैं बेटा स्नायु? स्नायु क्या काम करते हैं? ये आपकी बोन, बोन को किससे जोड़ते हैं भाई? बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। कौन करते हैं बोन को बोन से कनेक्ट? यहां पर क्या पाए जाते हैं? आपके स्नायु पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो जब भी आपसे बात करें बोन टू बोन तो कौन आ जाएंगे? लिगामेंट। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? BLB, ठीक है, बोन टू बोन। स्नायु क्या काम करते हैं? बोन को बोन से जोड़ते हैं। ऐसे ऐसा कैसा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? कौन आते हैं भाई? ये तो लिगामेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए टेंडन, टेंडोन या क्या बोलते हैं इनको बेटा हिंदी में? कंडरा। कंडरा, कंडरा क्या काम करती है? बोन को किससे जोड़ती है? बोन को बेटा किससे जोड़ती है? मसल्स से। बोन को मसल्स से कनेक्ट करने का काम करती है। कौन होती है? टेंडियन, टेंडोन। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? बोन टू बोन तो लिगामेंट या स्नायु, और बोन टू मसल्स मतलब अस्थि से मांसपेशियों कौन जोड़ती है? टेंडोन जोड़ेगा या कंडरा। तो BLB और BTM ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त का तक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से तत्व की होती है भाई? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग एनिमल टिश्यू में आता है आपके ब्लड। हर बार इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप ब्लड वाले पोर्शन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर। एक्सेप्टर कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? वॉल्यूम कितना होता है? और ब्लड क्लॉटिंग जो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण निम्न तत्व है भाई। अगर आपसे एलिमेंट की बात की जाए बेटा तो एलिमेंट तो आप क्या कर देंगे? एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट क्या आ जाएगा? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एलिमेंट होता है। और आपसे विटामिन की बात करें कि इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन के आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। एलिमेंट की बात करें तो कैल्शियम, विटामिन की बात करें तो के। और ब्लड क्लॉटिंग कितनी प्रोसेस में होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने स्टेप्स में होती है। तो अपन देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है तो गांवों को बढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त का थक्का निर्माण है, ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग कितने स्टेप्स में होती है? 3 स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप्स कौन सी है आपके? फर्स्ट में क्या होता है भाई? जो क्षतिग्रस्त उत्तक होते हैं या टिश्यू होती है, जो क्षतिग्रस्त नलिकाएं होती हैं, वो कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करती है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का, थ्रोम्बोकाइनेज का सिक्रेशन करती है, जो क्या काम करता है? स्त्रवण। जो क्या काम करता है बेटा? सेकंड में देखिए, सेकंड स्टेप में किसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल देगा।
कौन सा एंजाइम बदल देगा आपके? ये थ्रोम्बोकाइनेज। क्या काम करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन क्या काम करता है? थर्ड स्टेप में देखिए, फाइब्रिनोजन जो आपकी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। तो देखिए, सबसे पहले क्षतिग्रस्त टिश्यू या सेल्स से क्या सिक्रेशन होता है? थ्रोम्बोकाइनेज का सिक्रेशन होता है, जो क्या काम करता है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर फाइनल स्टेप में क्या जाएगा? फाइब्रिनोजन। ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है? फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन क्या होते हैं? पतले धागे समान संरचनाएं होती है, जो किससे बनते हैं? प्लेटलेट से बनते हैं, और ब्लड का थक्का बनाने में काम आता है शरीर में। ठीक है, और कैल्शियम की आवश्यकता कहां में पड़ती है? प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करने में बेटा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम आता है। तो आपसे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कौन सा आ जाएगा? कैल्शियम आ जाएगा। आपसे विटामिन की बात करें तो क्या आ जाएगा? विटामिन के आ जाएगा। ठीक है, और आपसे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पूछे कितने स्टेप्स में होती है, तो आप क्या बोलेंगे? 3 स्टेप्स में होती है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अपने यहां क्या आ जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ, आपके क्वेश्चन है इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का। तो देखिए, बायोसिनेसिस नाम किसने दिया भाई? इसमें आप महत्वपूर्ण 3-4 साइंटिस्ट हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? बायोसिनेसिस शब्द किसने दिया? तो अपन को पता है बायोसिनेसिस किसने दिया था बेटा? कार्ल मोबिस। बताया गया था आपको, बायोसिनेसिस और मोबिस, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, सिस और मोबिस। तो कार्ल मोबिस, इन्होंने तो कौन सा वर्ड दिया था? कार्ल मोबिस। ठीक है, इन्होंने कौन सा वर्ड दिया आपके? बायोसिनेसिस। बायोसिनेसिस इकोलॉजी को क्या नाम दे देता है इन्होंने? बायोसिनेसिस करके पुकारा। और आपसे पूछा जाए पारितंत्र, पारितंत्र वर्ड किसने दिया भाई? इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इकोसिस्टम। किसने दिया था? टेंसले ने दिया। ठीक है, और आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन हो जाएंगे बेटा? राइटर। कौन हो जाएंगे? रेटर। राइटर या रेटर। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन हो जाएंगे? ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि रामदेव जी कहाँ के हो सकते हैं? इंडिया के, तो आप क्या लगा देंगे? रामदेव मिश्रा। ठीक है, और आपसे बात करें इकोलॉजी वाले टॉपिक में, इकोलॉजी टर्म किसने दी? तो इकोलॉजी टर्म गिवन बाय, इकोलॉजी टर्म किसने दी थी बेटा? हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड की संकल्पना को किसने समझाया था? तो पिरामिड को किसने बताया था बेटा? बताइए। चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने बताया पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स अपन पढ़ते हैं, जेवबार का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, तो चार्ल्स एल्टन ने बताया था। इसके बाद आपसे पूछे अगर कि 10% एनर्जी फ्लो का नियम, ऊर्जा संचरण का नियम किसने दिया? 10% ऊर्जा ट्रांसफर का नियम किसने दिया? तो ऊर्जा संचरण का नियम किसने दिया भाई? लिंडमैन। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ये आपके पूरी इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम है, पूछ लिए जाते हैं। इकोसिस्टम टर्म किसने दी? तो आप क्या बोलेंगे? सिस्टम और टेंसले। फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। इकोलॉजी टर्म किसने दी? हेकल ने दी। और पिरामिड की कंसेप्ट को किसने एक्सप्लेन किया था? चार्ल्स एल्टन ने किया था। और एनर्जी ट्रांसफर के लॉ को किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। इसको क्या बोलता है? 10% लॉ बोला जाता है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। बायोसिनेसिस वर्ड किसने दिया आपके? कार्ल मोबिस ने दिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कार्ल मोबिस हो जाएगा।
आप इनको अच्छे से ध्यान रखिए, यह आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी इकोलॉजी का है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। अभी अपन ने जैसे कि अपन ने बात करी थी, पिरामिड क्या होता है बेटा, एनर्जी को अपन आलेखित निरूपण करते हैं, गणितीय ज्यामिति के रूप में दर्शाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, पिरामिड बन जाते हैं। जीवभार का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, और किसका हो सकता है, आपके एनर्जी का हो सकता है। तो कितने प्रकार के होते हैं पिरामिड्स, आपसे पिरामिड्स की बात की जाए तो कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपसे कौन किसकी बात की जा सकती है, जैवभार, या क्या बोलते हैं इसको, बायोमास, बायोमास के पिरामिड। दूसरा क्या पूछा जा सकता है आपसे, नंबर्स, संख्या के पिरामिड, संख्या या नंबर्स के पिरामिड। और लास्ट वाला क्या पूछा जा सकता है आपसे, ऊर्जा के पिरामिड्स, ये क्या बोल देंगे इसको, एनर्जी। और अब आपको अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में पूछा जा सकता है, जैसे आपसे बात करें वन पारितंत्र में, वन पारितंत्र, या इसको क्या बोलते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, घास पारिस्थितिक तंत्र, घास पारितंत्र, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। इसमें बताइए जैवभार का पिरामिड कैसा होगा भाई, सबसे ज्यादा जैवभार किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा जैवभार क्या होता है, उनके द्वारा उपलब्ध प्रोडक्टिविटी उनकी, तो जैवभार सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा संख्या जब पेड़ पौधों की होती है, उत्पादक यही बोला जाता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो क्या जाएगा, जैवभार का पिरामिड हमेशा सीधा, आई बात समझ में। संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड कैसा हो जाएगा भाई, उत्पादकों की संख्या ज्यादा रहेगी बेटा, उसके बाद में उत्पादकों पर कौन निर्भर करते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता में कौन से आ जाएंगे, शाकाहारी, शाकाहारी जीव आ जाते हैं। शाकाहारी जीव के बाद में कौन आएंगे, मांसाहारी, छोटे मांसाहारी जीव आ जाते हैं। फिर लास्ट में कौन आ जाते हैं, लोयन वगैरह आ जाते हैं, शेर और चीता। जब आपने देखा होगा जंगल में सबसे कम संख्या किसकी होती है, शेर और चीता, मतलब तरते उपभोक्ता की, और सबसे ज्यादा उत्पादकों की, पेड़ पौधों की। तो अपन यहाँ क्या हो जाएगा, संख्या के पिरामिड लगातार घट रही है, तो यहाँ सीधा क्या जाएगा, इसमें भी सीधा। और ऊर्जा, ऊर्जा का क्या कंसेप्ट होता है बेटा, ऊर्जा हमेशा कैसी जाती है, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर कैसी जाती है, बताइए। एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर 90% तो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। ओनली कितने परसेंट आगे बढ़ती है, ओनली 10% फ्लो होती है। तो अपन लास्ट पे जाएंगे T3 या T4 पे, T4 ट्रॉपिकल लेवल मतलब उच्चतर जंतुओं में, शेर और चीता वगैरह में। तो वहां पर कितनी एनर्जी, सबसे कम एनर्जी उनको प्राप्त होती है। ठीक है, तो एनर्जी का पिरामिड भी कैसा होगा आपके, हमेशा सीधा बनेगा भाई। तो क्या जाएगा बेटा, हमेशा सीधा। ठीक है, ये तो हो गया आपके घास पारितंत्र की बात। इसके बाद अपन आ जाएंगे वृक्ष पारितंत्र की, सिंगल ट्री की बात की जा रही है। तो क्या जाएगा इस पर, जैवभार, बायोमास, बायोमास कैसा होगा, बायोमास का पिरामिड कैसा होगा बेटा, सीधा, क्योंकि आपकी जो एक ट्री लेंगे, ट्री के ऊपर, ट्री का बायोमास सबसे ज्यादा हो जाता है, उसके ऊपर कौन पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, बर्ड्स के ऊपर कौन पाए जाते हैं, माइट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका सबसे ज्यादा होगा। संख्या का कैसा होगा वृक्ष में, बताइए। ट्री को सिस्टम में नंबर्स का पिरामिड, नंबर्स का पिरामिड कैसा होता है बेटा, यहाँ पर उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है, क्योंकि उस पर बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर माइट्स की पॉपुलेशन क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल उल्टा होता है ये। और एनर्जी के हमेशा सीधे होते हैं, कहीं पे भी आपसे बात की जाए एनर्जी का पिरामिड, कहीं पे भी पूछे कैसे होते हैं भाई, ऑलवेज स्ट्रेट, या हमेशा सीधे या खड़े। ठीक है, और लास्ट अपन बात कर लेते हैं जलीय पारितंत्र, जलीय परितंत्र। जलीय पारितंत्र में क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैवभार का पिरामिड कैसा होता है बेटा, उल्टा होता है, और संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सीधा। तो आपको बस 2 ध्यान रखने हैं, कौन कौन से 2 पिरामिड कैसे होते हैं, उल्टे। वन पारितंत्र, वृक्ष पारितंत्र में तो संख्या का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, जबकि जलीय पारितंत्र में जैवभार का, तो जलीय में जैवभार का जैसे आप ध्यान रख सकते हैं, और ट्री इकोसिस्टम, वृक्ष पारितंत्र में संख्या का। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। और आपसे ऊर्जा के पिरामिड की बात की जाए तो कैसे होता है, हमेशा सीधे। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या जाएगा इसमें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड होते हैं रेखीय, उल्टी अवस्था, खड़ी अवस्था, अनियमित। क्या बात की जा रही है, ऊर्जा। तो ऊर्जा के अपन ने क्या बोला भाई, खड़ी अवस्था या सीधे। कैसे भाई, सीधे में भी हमेशा सीधे, कहीं पे भी बात की जाए ऊर्जा की, एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होता है भाई, ऊर्जा का प्रवाह,
पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है बेटा, एक दिशीय, सदैव एक दिशा में होएगा। 90% श्वसन में और जनन में खर्च हो जाएगी, बाकी 10% एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल के पास जाएगी। ठीक है, ये आपका फेमस क्वेश्चन है, पूरी संभावना है इस बार इस क्वेश्चन के आने की, तो आप अच्छे से इसको बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखेंगे। उल्टे 2 जगह पाए जाते हैं, बाकी सब जगह सीधे होते हैं, एनर्जी के हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित द्रवक में चपटे झिल्ली युक्त कोषों को व्यवस्थित चट्टों को कहा जाता है। भाई जब भी आपसे हरित द्रवक और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, दोनों में क्या पाया जाता है? भाई देखिए क्वेश्चन पहले, हरित द्रवक में चपटे, कैसे बेटा? चपटे झिल्ली नुमा कोषों को, व्यवस्थित चट्टों को, कैसे भाई? जो जमे होते हैं, वो क्या कहा जाता है? तो अपन क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये क्या होता है? हरित द्रवक होता है। हरित द्रवक कैसा है भाई? डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, 2 झिल्ली युक्त परिबद्ध कोशिकाएं हैं। ये कौन सी झिल्ली पाई जाती है? बाह्य। और ये कौन सी होती है बेटा? आंतरिक। ठीक है, और हरित द्रवक में अंदर क्या पाए जाते हैं? सिक्कों के चट्टों के समान ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? बताइए। ये सिक्कों के चट्टों के समान संरचनाएं पाई जाती है बेटा, जिनको क्या कहा जाता है? ग्रेना। क्या कहते हैं इनको? ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, और अपन प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ग्रेना पर कौन सी अभिक्रियाएं होती थी? प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती थी। प्रकाशिक अभिक्रिया होती थी, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं। और इसमें क्या भरा होता है बेटा? आपके क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा भरा होता है, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा की बात करें तो कौन सी अभिक्रिया होती थी? यहाँ पर अंधकार अभिक्रियाएं होती थी। और सिक्कों के चट्टों की समान संरचनाएं, एक एलिकाई को क्या बोल देते थे इसमें? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड बोला जाता था। ठीक है, और सिक्कों के चट्टों की समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते थे बेटा? अपन ग्रेना कहते थे। देखिए आप सिक्कों को, जैसे आप छोटे बचपन में जमाए होंगे, सिक्कों के ऐसे चट्टे बनाते थे, उनको क्या बोल देंगे अपन? ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है आपके? ग्रेना। तो क्या राइट हो जाएगा बेटा? आपके फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपसे पूछे भाई, क्लोरोप्लास्ट में जो आधारीय तरल होता है, कौन सा होता है? आधारीय तरल स्ट्रोमा होता है। ठीक है, और आधारीय तरल की बात करें तो क्या हो जाता है भाई? ये स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा लेमिली क्या होते हैं बेटा? देखिए, ग्रेना जो सिक्कों के चट्टों के समान संरचना है, उनको कौन जोड़ते हैं? 2 ग्रेना के बीच में क्या पाए जाते हैं? इंटरग्रेना पाए जाते हैं। इंटरग्रेना को क्या बोल देते हैं अपन? बताइए। स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा में कौन मिली? लेमिली। तो स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, और इन पर क्या पाए जाते हैं? बताइए। ग्रेना पर क्या पाए जाते थे? क्वांटासोम पाए जाते थे, ऐसे दानेनुमा संरचनाएं पाई जाती थी, इन्हें क्या बोलते थे? क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या होते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण की इकाई। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है बेटा? क्वांटासोम। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया पूरा। सिक्कों के चट्टों के समान संरचनाएं ग्रेना कहलाती है, जबकि आधारीय तरल क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ग्रेना पर प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं, स्ट्रोमा पर कैसी अभिक्रिया होती है? अंधकार अभिक्रियाएं होती है। और क्रिस्टी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके? क्रिस्टी। क्रिस्टी कहां पर पाए जाते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित द्रवक, 2 ही ऐसे हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? 2 झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होते हैं। दोनों क्या रखते हैं? खुद का डीएनए रखते हैं। आई बात समझ में? और क्लोरोप्लास्ट किससे संबंधित है? क्लोरोप्लास्ट का संबंध होता है प्रकाश संश्लेषण से। जब भी आपसे प्रकाश संश्लेषण की बात आए, क्लोरोप्लास्ट आएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित होता है बेटा श्वसन से। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में हो जाएगा फर्स्ट आंसर कौन सा राइट है इसमें? ग्रेना। ठीक है, चपटे झिल्ली संरचना क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए भाई, रिप्रोडक्शन वाले का क्वेश्चन है। सर्टोली कोशिकाओं का महत्व है। सर्टोली कोशिकाएं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्टोली कोशिकाएं कहां पे पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाओं का महत्व है। तो सर्टोली कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है बेटा? वृषण में, टेस्टिस। कहां पर पाई जाती है? टेस्टिस में। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है टेस्टिस में? एक तो थी आपके सर्टोली कोशिकाएं, जो शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती है। दूसरी क्या पाई जाती है बेटा? लेडिंग कोशिकाएं या लेगिंग कोशिकाएं बोला जाता है। सर्टोली कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? नर्स कोशिकाएं। नर्स कोशिकाएं। ठीक है,
ये क्या काम करती है? शुक्राणु जनन की क्रिया शुक्र जनन नलिकाओं में होती है, और सर्टोली कोशिका क्या काम करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान कर देगी? सर्टकोली कोशिका। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इसलिए इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए लेडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ये भी वृषण में पाई जाती है। और लेडिंग कोशिका क्या काम करती है बेटा? ये प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है, प्रतिरक्षात्मक कार्य, ठीक है, प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सर्टोली कोशिका का महत्व है किसमें भाई? पोषण में। किसके पोषण में? शुक्राणु के पोषण में, ठीक है। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर। अंडाणु, ठीक है, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर। अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम है। किसकी बात की जा रही है बेटा आपसे? शुक्राणु के एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं एक्रोसोम होता क्या है। तो एक्रोसोम क्या कहां पर पाया जाता है बेटा, बताइए? यह आपका स्पर्म होता है, ठीक है। इसके ऊपर टॉप वाला पार्ट क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक या एक्रोसोम। कहां पर पाया जाता है? इसके सिर वाले भाग में पाया जाता है। और इसमें क्या भरा होता है? आपके आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए, ठीक है, ये अग्रपिंडक। और आपके जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? आपके लयनकारी एंजाइम, लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। उसमें भी कौन सा एंजाइम होता है बेटा? हाइलुरोनिडेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। जो क्या काम करता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम? ये जब निषेचन की क्रिया होती है और शुक्राणु का अंडाणु से मिलन होता है, तो शुक्राणु के अंडाणु के ऊपर कोरोना रेडिएटा और जोनु पेलुसिडा दो आवरण पाए जाते हैं। ये उनको क्या करता है? उनको अपघटित करके और निषेचन की क्रिया में हेल्प करवाता है। तो क्या काम करते हैं? निषेचन की क्रिया में उपयोगी है भाई, ठीक है। अंडाणु के बाहरी झिल्लियों को पिघलाने के काम करते हैं। और आपसे इसमें पूछा जाए भाई तारक काय पाए जाते हैं? दूरस्थ सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स। दूरस्थ तारक काय और समीपस्थ तारक काय ये कहां पर पाए जाते हैं? इसकी ग्रीवा में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा भाग होता है? इसका सिर होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा गया है पहले भी, ठीक है। जो जिगजैग फॉर्म में क्या पाए जाते हैं? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऐसे जिगजैग फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन सा पार्ट होता है इसका? मध्य खंड, मध्य खंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्राणु में ऊर्जा के स्रोत या माइटोकॉन्ड्रिया कौन से खंड में पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से खंड में पाए जाते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड में पाए जाते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो ऐसे जिगजैग फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं? नेबेन कर्ण शीत या नेबेन कर्ण आच्छाद्य कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे स्पर्म की जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने भाग? 4 भाग में बटा होता है, सिर, ग्रीवा, मध्य खंड और लास्ट में क्या होती है? पूंछ। कौन सी होती है बेटा? पूंछ। क्या काम करती है? शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने का काम करती है। आई बात समझ में? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। क्या हो जाएगा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। सबसे पहले तो अपन को जरूरी है कि स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया की बात की जा रही है। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है अपन देख लेंगे शॉर्ट में। इसको क्या बोलेंगे? शुक्राणु जन कोशिका। ये क्या बोला जाता है इसको? स्पर्मेटोगोनिया। कहां पर पाई जाती है? शुक्र वृषण में पाई जाती है। क्या काम करती है? अपनी संख्या में ग्रोथ करती है। कौन से विभाजन के द्वारा? जब भी अपनी संख्या बढ़ानी होती है तो बेटा कौन सी अवस्था? गुणन अवस्था। और कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन,
ठीक है। और इनमें से ये भी क्या है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, इसमें से एक अपनी साइज में इंक्रीज कर लेती है, वृद्धि करती है। इसको क्या बोल देंगे अपन, प्राइमरी या प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और इसमें क्या होगा आपके अर्धसूत्री विभाजन होएगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या बन जाएगी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, या क्या बोल देंगे द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। तो ये कौन सा हो गया, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो ये हो गया आपके अर्धसूत्री फर्स्ट, फिर कौन सा विभाजन हो जाएगा बेटा, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड होने के बाद में द्वितीयक साइड किसमें बदल जाएगी, दो और कोशिकाओं में बदल जाएगी। तो किसका निर्माण हो जाएगा, इसे शुक्राणु पुरुषु, इनको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड या शुक्राणु पुरुषु, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, शुक्राणु पुरुषु। तो शुक्राणु पुरुषु या स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन होना, आगे विकास या परिवर्धन द्वारा किसका निर्माण होना बेटा, बताइए। शुक्राणु पुरुषु से शुक्राणु का फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं के विभेदन की क्रिया को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन में आपको देगा, आपको क्या लगाना है, स्पर्मेटिड से किसका विकास भाई, शुक्राणु का विकास। स्पर्मेटिड से शुक्राणु का विकास, ये क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु का विकास क्या बोल देंगे, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में दे रखा आपके, देखो स्पर्मेटिड या शुक्राणु पुरुष। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु का विकास, एक मिनट रुकिए, तो आपके स्पर्मेटिड से शुक्राणु का विकास क्या बोल देंगे, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। और आपसे में पूछा जाए भाई शुक्रजनक कोशिका, एक से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो एक शुक्रजनक कोशिका, या आपसे पूछे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, तो एक से कितने का निर्माण होता है, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि आपसे अंडाणु की बात की जाए तो एक अंडजन कोशिका या ओगोनिया से कितने अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु के केस में जितने पूछे 10 से पूछे तो कितने हो जाएंगे 10, जबकि यहाँ कितने पूछे 25, 25 से कितने बन जाएंगे 100, 1 से 4 और यहाँ 1 से 1, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्णरंध्रों के खुलने का कारण है रंध्र। रंध्र कहां पर पाए जाते हैं बेटा, पत्तियों पर पाए जाते हैं। और रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो आपसे दो प्रकार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। रंध्र, रंध्र कैसे होते हैं, दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है रंध्र में। और बाहर क्या पाई जाती है भाई इनमें, इनको तो क्या बोल देते हैं अपन, ये तो होती है द्वार कोशिकाएं, या इनको क्या बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, और बाहर क्या पाई जाती है हेल्पिंग सेल्स या सहायक कोशिकाएं। तो गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स में क्या होता है, इनकी साइज में परिवर्तन। इनके साइज क्या होता है, फूल जाती है और सिकुड़ जाती है। इनके साइज में जब चेंजेज होते हैं तो क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। तो गार्ड सेल्स जब कैसे हो जाती है भाई, गार्ड कोशिकाओं में स्फीति या फूलने पर, जब गार्ड कोशिकाएं फूलती हैं तो क्या रंध्र कैसे हो जाएंगे, खुल जाएंगे, रंध्र खुले प्रकार। और जब गार्ड कोशिकाएं कैसी होती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ती है तो रंध्र कैसे हो जाएंगे, बंद प्रकार। तो रंध्र बंद हो जाते हैं तो द्वार कोशिकाओं की स्फीति या फैलने पर रंध्र खुलते हैं और सिकुड़ने पर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, द्वार कोशिकाएं या गार्ड कोशिकाएं कहां से भाई वाटर प्राप्त करती है, जल कहां से प्राप्त करती है, जल बढ़ने पर ये फैल जाती है, तो किसे प्राप्त करती है, सहायक कोशिकाओं से, ठीक है, सहायक कोशिकाओं से जल प्राप्त करती है। और सबसे फेमस क्वेश्चन यहां से क्या आता है बेटा, इस क्रिया को, जो प्रोसेस है आपके गार्ड कोशिकाओं का खुलना और बंद होना, मतलब रंध्रों का खुलना और बंद होना, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, आपके जो पोटेशियम होता है। आपसे एलिमेंट की बात करें तो कौन कंट्रोल करता है, पोटेशियम। पोटेशियम एलिमेंट इसको क्या काम करता है भाई, गार्ड कोशिकाओं की जो प्रोसेस होती है फैलना और सिकुड़ना, अर्थात रंध्रों का बनना और खुलना और बंद होना, इसको कौन कंट्रोल करता है, पोटेशियम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं की स्फीति,
रक्षक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है बेटा? गार्ड कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, स्फीति मतलब फूलना, तो रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के लिए स्थान होता है। भाई प्रकाश संश्लेषण की अपन ने बात करी कि आपसे जब भी प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए, तो प्रकाश संश्लेषण की जब भी बात की जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ क्या आनी चाहिए? ओनली क्लोरोफिल या हरित लवक। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपके दिमाग में सीधा सा क्या आना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। जब भी आपसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं की बात करें तो क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बेटा? प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? नाम से पता चल रहा है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। खोज किसने करी थी इनकी? रॉबर्ट हिल। किसने करी थी बेटा? रॉबर्ट हिल ने बताया था। भाई प्रकाश की उपस्थिति में पादप क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो रॉबर्ट हिल ने बताया। अप्रकाशिक अभिक्रियाओं की खोज किसने करी थी? ब्लैकमैन। ब्लैकमैन, काले आदमी ने करी, ब्लैकमैन। अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन ने करी। प्रकाशिक अभिक्रिया कितने टाइप की होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है? पहले तो बताइए। प्रकाशिक होती है, अपन ने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा था, तो क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में जो आपके क्या पाए जाते थे? ग्रेना, सिक्कों के चट्टों के समान संरचनाएं पाई जाती थी। उसे क्या बोला था अपन ने? ग्रेना। ऐसे देखा था डायग्राम, ऐसे ऐसे पाई जाती थी, इनको क्या बोला था अपन ने? ग्रेना। ठीक है, ग्रेना पर ही क्या पाए जाते थे? क्वांटासोम पाए जाते थे। तो वहां पर तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहां पर होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। तो क्या जाएगा बेटा? ग्रेना पर। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। आई बात समझ में? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाशिक अभिक्रियाओं की आपसे बात करें तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चक्रीय और दूसरी कौन सी होती है बेटा? अचक्रीय। चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की? एक तो C3 चक्र, C4 चक्र और केम चक्र। ठीक है, C3 चक्र, C4 चक्र और केम चक्र। C3 चक्र को किसने खोजा जाता है? केल्विन ने खोजा, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन? केल्विन चक्र भी बोला जाता है। इसको किसने खोजा था? H. वसलेट। और केम चक्र किसमें पाया जाता है? इसको किसने खोजा था? रूहानी ने। ठीक है, तो आपसे बात की जाए C3 चक्र कहां पे चलता है, तो वे आप क्या बोलेंगे? हरित लवक के स्ट्रोमा में। पूछे C4 चक्र कहां चलता है, तो वे आप क्या बोलेंगे? हरित लवक के स्ट्रोमा में। केम साइकिल कहां होता है? हरित लवक के स्ट्रोमा में, क्योंकि तीनों किससे रिलेटेड है? तीनों अप्रकाशिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड है। जबकि आपसे प्रकाशिक की बात की जाए तो चक्रीय प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। अचक्रीय को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? जेड स्कीम। जेड स्कीम आपने नाम सुना होगा, तो इसको जेड स्कीम। तो प्रकाशिक वाली तो होती है हरित लवक के ग्रेना पर, और अप्रकाशिक वाली कहां पाई जाती है? स्ट्रोमा में। ठीक है, हरित लवक के स्ट्रोमा में, और प्रकाशिक कहां होती है? ग्रेना पर। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आपको। इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या जाएगा बेटा? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाओं की पूछा गया है आपसे, तो अप्रकाशिक कहां पे होगी? हरित लवक के स्ट्रोमा में, या इसको क्या बोलते हैं? पीटिका में। जबकि ग्रेना पर क्या होती है? प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है बेटा? प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना कोलम पस्ट। कोलम पस्ट को कोलम सेकंड से सम्मिलित करिए। तो आपको पस्ट कोलम को सेकंड से मिलाना है। देखिए भाई, ये किससे रिलेटेड है? सारे चक्र। अभी तो अपन ने प्रकाशिक अभिक्रियाओं की बात कर ली, अब क्या आ गया आपका? शोषण या रेस्पायरेशन। तो प्लांट में रेस्पायरेशन कहां पे होता है बताइए? मैंने आपको बताया था जब भी प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो दिमाग में क्या आना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। जब भी आपसे श्वसन की बात करी जाए तो श्वसन कहां पे होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। सीधा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, श्वसन की बात करी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपसे बात करें शोषण कितने? ठीक है, श्वसन कितने पार्ट में बटा होता है? शोषण बटा होता है बेटा 4 पार्ट में।
4 पार्ट। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा अपने, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में लिंक अभिक्रिया। फिर उसके बाद में लिंक अभिक्रिया के बाद में कौन आ जाती है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। और लास्ट में कौन आ जाता है बेटा, ETS, इलेक्ट्रॉनों की गणना। तो शोषण किससे, शोषण में क्या क्या प्रोसेस होता है, शोषण का यही रहता है भाई। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, शोषण होता क्या है पहले तो बताइए। शोषण में ग्लूकोज किसमें टूटता है भाई, ग्लूकोज टूटेगा और अपन को एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसलिए अपन क्या बोलते थे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, पावर हाउस बोला जाता है कोशिका का, क्योंकि इस पर क्या होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस की आपसे बात करें, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है बेटा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, अर्थात साइटोसोल में। क्या बोला जाता है इसको, साइटोसोल या कोशिका द्रव्य में। और आपसे बात करें लिंक अभिक्रिया कहां पर होती है, तो लिंक अभिक्रिया कहां पर पाई जाती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन ऊपर एक मेम्ब्रेन नीचे, बीच वाले स्थान को क्या कहा जाता है, परिसूत्रीय अवकाश या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो क्या पाया जाएगा यहाँ पर, परिसूत्रीय अवकाश में होती है या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। और मैं आपसे बात करूं क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है बेटा, क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पाया जाता है, मैट्रिक्स, जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या पढ़ा था अपन ने, स्ट्रोमा। तो आप क्रेब्स साइकिल को केल्विन से नहीं आंकीगा। क्रेब्स साइकिल किससे संबंधित है, क्रेब्स चक्र शोषण से रिलेटेड होता है, जबकि केल्विन चक्र, C3 चक्र, C4 चक्र, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, जबकि क्रेब्स चक्र किससे है, शोषण से। और कहां पर होता है, मैट्रिक्स में। और ETS सिस्टम कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, आंतरिक झिल्ली पर, जिसे क्या कहा जाता है, अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं आंतरिक झिल्ली पर, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, किस्टी कहा जाता है। तो आपसे शोषण की बात करें कौन कौन सा जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक अभिक्रिया, क्रेब्स चक्र और ETS। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है, साइटोसोल कोशिका द्रव्य में होता है। लिंक अभिक्रिया कहां होती है, परिसूत्रीय अवकाश पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। क्रेब्स चक्र कहां होता है, मैट्रिक्स में होता है। और लास्ट में ETS कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है, वहां पर संपन्न होता है। तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है बेटा, कोशिका द्रव्य में। देखो 1 से 3 को मिलाइए, कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। टीसीय साइकिल, टीसीय चक्र को क्या बोल देते हैं बेटा अपन, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र को क्या बोलते हैं, टीसीय साइकिल। टीसीय साइकिल कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सामने सामने लिखा हुआ है 2 के 2। और अगला देखिए ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, कहां पे होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहा जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली कैसी हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है, इसे अंगुली समान प्रवर्ध बनाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेट में कि क्रिस्टी कहां पर पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। और क्रिस्टी पर क्या पाई जाती है, ओल पिन के समान संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, ओल पिन के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, फर्नाडीज मोरान कण या F1 कण बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, फर्नाडीज मोरान कण या F1 कण। इस पर ही क्या चलता है आपका, ETS चलता है, ठीक है। इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए बेटा, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ये आपके भाई, आप इन 2 चैप्टर क्या है, थोड़े पढ़ने में टिपिकल लगते हैं पर टिपिकल है नहीं। आपके क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चक्र कहां पे चलता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी का निर्माण कितनी होती है, ये 3-4 चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी है। उसमें से आपसे पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस, पहले तो आप मेरे को बताएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस किससे संबंधित है बेटा, शोषण से संबंधित है या प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, बताइए। तो किससे संबंधित होता है ग्लाइकोलाइसिस, बताइए। ग्लाइकोलाइसिस बेटा संबंधित है आपके शोषण से, अभी अपन ने बात करी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां पर चलती है, बताइए, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में चलती है। यह आपकी जैसे पूरी एक सेल होगी, ठीक है, ये आपकी क्या मान लेंगे भाई, सेल, कोशिका।
तो कोशिका में क्या भरा होता है बेटा, कोशिका द्रव्य भरा होता है पूरी में। तो यहां पर क्या होएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में टूट जाएगा आपका, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। और ये कितने कार्बन का होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का, जबकि पायरुविक अम्ल कितना होता है, 3 कार्बन का। तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु, 2 अणु बन जाएंगे। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ पद कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस को। श्वसन की क्रिया हो, चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, श्वसन और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में समान होता है। उसके बाद में पायरुविक अम्ल का क्या भविष्य है बेटा, तो देखिए ये आपके क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया किसका होता है, 2 झिल्ली से परिबद्ध कोशिकाएं हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गई, बाहरी झिल्ली, ये क्या हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। अब पायरुविक एसिड कहां पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल, ये क्या हो गया बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। यहां पर कौन सी अभिक्रिया चलती है बेटा, लिंक अभिक्रिया। कौन सी, लिंक रिएक्शन चलती है। और लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुविक अम्ल के अम्ल से किसका निर्माण होता है, एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होता है। एसिटिल, एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम, पायरुविक अम्ल का एसिटाइल को एंजाइम में बदलना, यही क्या कहलाती है, आपकी लिंक अभिक्रिया कहलाती है। और लिंक अभिक्रिया कहां पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 झिल्ली के बीच में चलती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में चलती है। एसिटाइल को एंजाइम आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा चक्र पाया जाता है बेटा, क्रेब्स चक्र पाया जाता है, क्रेब्स चक्र पाया जाता है। और किस किस में टूट जाएंगे, एक तो CO2 में और एक जल। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में। और जो आपके एनर्जी, क्रेब्स चक्र कहां पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये क्या है भाई, मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कौन चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, और क्रेब्स चक्र, फिर इसके बाद में ETS तंत्र कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर कौन सा तंत्र, ETS साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पायरुविक अम्ल का एसिटाइल को एंजाइम में निर्माण करना क्या कहलाती है, लिंक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, और क्रेब्स चक्र से CO2 और H2 में बढ़ना, और क्रेब्स चक्र कहां चलता है, मैट्रिक्स में चलता है, और फिर लास्ट में ETS आ जाएगा। तो आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या दिख रहा है आपको, ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल के कितने अणु, 2 अणु। कितने अणु बेटा, 2 अणु। और आपसे पूछा जाए भाई ये पूरी प्रोसेस किस लिए हो रही है, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और अपन एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक अणु ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, आपसे पूछा जाए तो एक अणु ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है बेटा, बताइए, 36 या 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, 36 या 38 ATP का निर्माण होता है। 36 या 38 क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि क्या पाए जाते हैं भाई, इसमें 2 शटल पाए जाते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, एक दो ATP कम बनती है और एक में 2 ATP ज्यादा बनती है, इसलिए क्या बनेंगे 36 और 38 ATP एक अणु ग्लूकोज से निर्माण से। और आपसे पूछा जाए एक पायरुविक अम्ल के अपघटन से कितने ATP का निर्माण होता है, तो आप क्या बोलेंगे 15, और 2 से मिला के कितना हो गया 30। जबकि ग्लूकोज से पूछा जाए तो क्या जाएगा पूरा 30, और पायरुविक अम्ल की बात करें तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसके साथ अपन आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन, देखिए बेटा एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया आपके। द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन मुख्य विशेषता होती है, किसकी विशेषता होती है, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन। देखिए स्पर्मेटोफाइटा नहीं, जिम्नोस्पर्म नहीं, जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है बेटा, नग्न बीजी पादप। नग्न बीजी मतलब इनके बीज किससे नहीं ढके होते हैं, फल में नहीं पाए जाते, तो कैसे बोलते हैं नग्न बीजी। और टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है, प्रथम संवहनीय पादप। प्रथम संवहनीय पादप मतलब जाइलम फ्लोएम सबसे पहली बार प्रकट किसमें होता है, टेरिडोफाइटा में होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। और फिर आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं बेटा, आवृत बीजी। आवृत बीज का मतलब बीज किससे ढके हुए हैं, फलों से ढके हुए हैं, फल के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे विकसित प्रकार का वर्ग भी कौन सा हो जाता है, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी। अब एंजियोस्पर्म की अपन बात करें युग्मकों के निर्माण में इसके, तो इसका एंजियोस्पर्म की अपन बात करें तो इसका भ्रूणपोष कैसा होता है भाई, निषेचन के समय
पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। इसमें क्या होती है भाई ये इसमें ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स। कौन सी होती है? प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल्स। बीच में क्या पाया जाता है? द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय केंद्रक। और नीचे क्या पाई जाती है? एक तो आपकी अंड कोशिका होती है और 2 क्या पाई जाती है बेटा? सहायक कोशिकाएं। ये एक बड़ी वाली क्या है? अंड कोशिका, और 2 क्या होती है? सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जैसे परागकण पुष्प के कहां पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं परागण की क्रिया द्वारा। तो वर्तिकाग्र पे किसका फॉर्मेशन होता है? वर्तिकाग्र से परागनली का निर्माण होता है। और परागनली, ये परागनली ऐसे आती है और कहां पर आती है भाई? अंड कोशिका से होकर कहां प्रवेश करती है? भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो परागनली कहां आती है? ये देखो परागनली आती है। परागनली में कैसी पाई जाती है? एक तो कायिक कोशिका होती है और 2 कैसी कोशिका होती है भाई? 2 नरयुग्मक होते हैं, 2 नरयुग्मक। ठीक है, तो ये आपकी परागनली का फॉर्मेशन हो गया। परागनली में क्या क्या पाया जाता है बेटा? एक कायिक कोशिका होती है, 2 नरयुग्मक होते हैं। कायिक कोशिका जैसे इसमें एंटर करती है अंदर भ्रूण कोश के अंदर, तो क्या होती है? कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। जबकि एक नरयुग्मक किससे संलयित हो जाता है भाई? एक नरयुग्मक तो आपका पष्ठ तो इससे हो जाएगा, पष्ठ बार फर्टिलाइजेशन किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा। जबकि जो सेकंड आपका गैमेट था वो कहां चल जाएगा भाई? 2 तो यहां पहले से थी, तो 2n तो पहले से था, और एक कौन हो गया? एक और आ गया, ये सेकंड नंबर वाला यहां आ गया। तो ये कैसा हो जाता है आपके? 3n हो जाता है। जबकि ये कैसे हो जाएंगे? यहां पर जाते हैं 2n हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ यहां पर? एक बार तो अंड कोशिका से और दूसरी बार द्वितीय केंद्र से। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विनिषेचन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन। ठीक है, 2 पहले से थे और एक और आ गया, तो क्या बोलेंगे? द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन किसकी विशेषता होती है बेटा? एंजियोस्पर्म्स की होती है। और एंजियोस्पर्म से ये तो किसका निर्माण कर देता है? बीजो, ये तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये 3n क्या होता है? भ्रूणपोष। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? ये आगे जाके भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करता है। आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए भ्रूणपोष होता है तो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या काम करता है बीजों में? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो द्विनिषेचन त्रिसंलयन किस पादप समूह की विशेषता है? ये आपके हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्न में से कौन सा संकेत टिड्डों में लिंग गुणसूत्रों को प्रदर्शित करता है? भाई लिंग निर्धारण की आपके 3 विधियां आती है और ये क्वेश्चन बार बार से पूछा गया आपके जेट के एग्जाम में। इस बार पूरी संभावना है कि ये वापस से पूछा जाए। भाई तो लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है कैसे? कितने टाइप का होता है भाई? 3 टाइप का होता है। आपसे बात करी जाए मानव में, आपसे बात करी जाए बर्ड्स या पक्षी में, आपसे बात करी जाए कॉकरोच या निमेटोड में। किस किस में भाई? कॉकरोच की बात करें कॉकरोच, या आपसे बात करें निमेटोड, कॉकरोच में, निमेटोड में, और क्या जाएगा? ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर या टिड्डा। ठीक है, डायरेक्ट आप एग्जाम्पल ध्यान रखिए भाई इनके। मानव में किस प्रकार का पाया जाता है? XX और XY टाइप का होता है, जिसमें विषम युग्मजी प्रकार का कौन होता है? ये नर होता है भाई। पक्षी में कैसा होता है बताइए? ZW प्रकार का पाया जाता है। इसमें विषम युग्मकी कौन होता है बेटा? ये मादा। ये क्या होती है? मादा होती है। इसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आपसे बात करें कॉकरोच, निमेटोड, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कॉकरोच, निमेटोड और ग्रासहॉपर, इसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है? टिड्डा। इसमें बताइए, इसमें पाया जाता है XX और X0 टाइप। ठीक है, इसको प्रोटेनर टाइप भी बोला जाता है, क्योंकि जिसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेनर। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेनर टाइप भी बोला जाता है। तो आपको उनको संकेतों को बिल्कुल ध्यान रखना है। XX या X0 टाइप का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, निमेटोड में और ग्रासहॉपर में पाया जाता है। और आपसे बात करें पक्षियों में, मतलब मुर्गे की बात करें, कबूतर की बात करें, जो भी पक्षी है उसमें किस प्रकार का पाया जाएगा? ZW प्रकार का पाया जाएगा। विषम युग्मजी कौन होगी? मादा होगी। और मानव का आपको पता है, विषम युग्मजी नर होता है। तो इनमें से कौन सा संकेत टिड्डों में लिंग निर्धारण को दर्शाता है? बताइए, किस में पाया जाता था? तो पक्षियों में पाया जाएगा। XX XY मानव में पाया जाता है। X0 और XX किस में पाया जाता है बेटा? टिड्डे में पाया जाता है।
कॉकरोच में पाया जाता है, नेमेटोड में पाया जाता है, ठीक है, और ये होता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो आप इनको ध्यान रखेंगे और अपन इसके साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2n-1 गुणसूत्री संख्या निम्न का उदाहरण है। 2n-1, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना या गुणसूत्रों के पूरे एक सेट में परिवर्तन होना या संख्या में परिवर्तन होना। तो अपन किसकी बात करेंगे? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। कितने प्रकार का होता है बेटा? या तो बढ़ सकती है, या क्या हो सकती है, या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। घटने वाली को अपन क्या बोल देंगे? इसको क्या कहा जाता है? मोनोसोमी कहा जाता है। जबकि बढ़ने में दो पहले से थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे बेटा? टेट्रासोमी कहा जाता है। टेट्रासोमी, मोनोसोमी और टेट्रासोमी, ठीक है, टेट्रा नहीं, सॉरी, ट्राइसोमी। मोनोसोमी और ट्राइसोमी, मोनोसोमी और ट्राइसोमी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या जाते हैं भाई? जैसे आप देखते हैं कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं अपन में? 46। कितने पाए जाते हैं बेटा? 46। 46 में से 44 तो दोनों में सेम होते हैं, नर या हो या मादा हो, 44 तो दोनों में से एक होते हैं। और जो 45वां और 46वें नंबर में पाया जाता है। नर में तो क्या पाए जाते थे? XY, और मादा में क्या पाए जाते हैं? XX, बस ये अंतर होता है। तो 44 प्लस मोनोसोमी, एक एक्स क्रोमोसोम की क्या होगी बेटा? कमी हो गई, तो 44 प्लस X 0। इस वाली अवस्था को क्या बोला जाता है? आपने टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या बोलेंगे बेटा? टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होती है? मादा होती है, मादा में बॉडी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है, और इससे क्या होती है? मादा, ऐसी मादा कैसी होती है भाई? बंदे होती है, स्टेराइल होती है या बाज होती है, ठीक है। इसके बाद अपन ट्राइसोमी की बात करें तो 46 तो वही दोनों में सेम होते हैं। उसके बाद में क्या जाएगा? एक एक्स रहेगा, दूसरा एक्स मादा है, और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। कौन सा आ गया बेटा? एक्स्ट्रा, वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो क्या हो जाता है? XX और वाई, ठीक है, डबल X और एक वाई हो जाता है। इसको, इस वाली अवस्था को क्या बोल देते हैं अपन? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। इस वाली अवस्था में क्या होती है बेटा? मादा में किसके लक्षण आ जाते हैं? वाई क्रोमोसोम की वजह से नर के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ठीक है, तो नर के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आवाज का भारी होना, वक्षस्थल का फैल जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें अपने? 2n-1 गुणसूत्री संख्या निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? मोनोसोमी का है। 2n+1 पूछे तो किसका उदाहरण है? ट्राइसोमी का है। मोनोसोमी का एग्जाम्पल क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो क्या जाएगा अपने? मोनोसोमी, ठीक है। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, क्वेश्चन कोई ज्यादा ऐसे आते नहीं है भाई, बेसिक, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है आपके, तो आप आराम से इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करिए, बार बार से पढ़िए। अब आपके पास टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है, तो आप रिवाइज करिए, जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और क्वेश्चनों को देखिए भाई कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है, और क्वेश्चन में उलझना नहीं है। जो भी आपको आता है, जो भी आपको पता है उसके बारे में आप उससे उसको हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है? ठीक है भाई, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है जेट में। स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं? प्रारंभक कोडॉन कौन से होते हैं? तो स्टॉप कोडॉन कौन सा होता है बेटा? कोडॉन, कोडॉन क्या होते हैं पहले तो ये बताइए। कोडॉन कैसे होते हैं? त्रिक होते हैं। तीन क्या जुड़ते हैं भाई? नाइट्रोजन क्षारक तीन के क्रम में पाए जाते हैं, जैसे AUG, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। जब तीन के फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसको क्या बोल देंगे? त्रिक होते हैं, तो कोडॉन, ठीक है। आनुवांशिक कूट क्या बोलते हैं इसको? आनुवांशिक कूट, आनुवांशिक कूट भी बोला जाता है या कोडॉन कहा जाता है। मैं आपसे बात करूं आनुवांशिक कूट की खोज किसने करी थी बेटा? तो क्या जाएगा? निरेनबर्ग, मथाई व खुराना, तीनों का नाम आएगा, ठीक है। ये तो किसने खोज करी थी? आनुवांशिक कूट की खोज करी थी। और आपसे पूछा जाए आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, त्रिक मतलब ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, किसने बताया था बेटा? ये जॉर्ज गेमो ने बताया था, जॉर्ज गेमो ने बताया था। अब आनुवांशिक कूट मेनली होते बहुत से प्रकार के, लेकिन अपन क्या पढ़ते हैं भाई? दो प्रकार के आपको ध्यान में रखने। एक तो कौन से भाई? समापक, या क्या बोल रहे हैं इनको? स्टॉप कोडॉन। और क्या होते हैं दूसरे? प्रारंभक, या क्या बोल देंगे? स्टार्टर कोडॉन।
जो स्टार्ट करते हैं संकलापी क्रिया को। समापक कौन कौन से होते हैं बेटा? समापक देखिए भैया आप पहले, समापक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से भाई? यू ए ए, ठीक है, कैसे ध्यान रख लेंगे इसको? यू ए ए। दूसरे में क्या हो जाएगा? यू ए जी। तीसरे में क्या हो जाएगा? यू जी ए। कैसे ध्यान रखेंगे? ठीक है भाई, इसकी उल्लू आया आया, यू ए ए, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया, तो आप ध्यान रखिए यू ए, यू ए जी और यू जी ए, ठीक है। और प्रारंभिक कोडोन कौन कौन से हो जाते हैं आपके, बताइए? ए यू जी और जी यू जी। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे भाई, कोडोन कैसे होते हैं? त्रिक होते हैं। किसने खोज करी? निरेनबर्ग, मताई और खुराना ने करी। किसने बताया कि त्रिक होते हैं? जॉर्ज गेमो ने बताया। समापक कोडोन कौन कौन से होते हैं? यूए, यूएजी और यूजीए। प्रारंभिक कोडोन कौन कौन से होते हैं? एयूजी और जीयूजी, ठीक है। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? निम्न में से कौन सा कोडोन स्टॉप कोडोन नहीं है? तो बेटा जहां पर भी क्वेश्चन में नहीं है, किंतु, परंतु, केवल, जहां पर भी केवल शब्द आए, किंतु, परंतु या नहीं है आए, इनको विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है, गलती नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वो सब क्वेश्चनों के नंबर इक्वल होते हैं, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन जरूरी है भाई। तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, जो आपको आता है शांति से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है? तो नहीं है में कौन आ जाएगा भाई, बताइए? यूए होता है, यूएजी होता है, यूजीए होता है, तो क्या जाएगा? यूजीयू। तो क्या जाएगा आपका? सेकंड नंबर का आ जाएगा। आई बात समझ में? इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आप, पुष्प का अनिवार्य चक्र होता है। पुष्प का अनिवार्य चक्र होता है। देखिए भाई, जो आपका फ्लावर पाया जाता है, ये क्या पाई जाती है आपकी? वर्तिकाग्र। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पतले भाग को वर्तिका। ये क्या होती है आपके? अंडाशय या ओवेरी, ठीक है। तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? जायांग। और क्या पाए जाते हैं? ये क्या पाए जाते हैं बेटा? पुंकेसर। ये क्या होते हैं? परागकोश। और ये क्या कैसे जुड़े होते हैं? परागकोश पुतंतु के द्वारा जुड़े होते हैं। पुतंतु और परागकोश को क्या बोल देंगे अपन? पुमंग। तो क्या हो गई? पुमंग और जायांग, मेनली ये 2 पार्ट पाए जाते हैं। और किसके द्वारा जुड़े होते हैं? नहीं, आप कहां पर स्थित होते हैं? पुष्पासन पर पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पुष्प पर आश्रित होता है। पुष्प जिस पर आश्रित होती है, पुष्प का आसन, उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन, ठीक है। पुष्पासन पर और सबसे बाहर की ओर कौन से आवरण पाए जाते हैं पुष्पासन पर? बताइए? बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? सुरक्षात्मक आवरण है। क्या है बेटा? ये बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज के बाद में कलरफुल कौन पाए जाते हैं आपके? दलपुंज पाए जाते हैं। दलपुंज पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज बेटा कैसे होते हैं? हमेशा कलर में, हमेशा ग्रीन। कैसे होते हैं बेटा? ये कलर में ग्रीन होते हैं। क्या काम करते हैं? सुरक्षात्मक आवरण है पुष्प का सबसे बाहरी। जबकि आपसे दलपुंज की बात करें तो दलपुंज कैसे होते हैं बेटा? रंगीन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब के फूल में जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियां ऐसे ऐसे पाई जाती चारों तरफ, वो तो क्या हो गए? बाह्य दलपुंज हो गए। जो गुलाबी कलर की पंखुड़ियां पाई जाती हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके दलपुंज हो जाएंगे। रंगीन क्यों होते हैं? किसको रंगीन क्यों होते हैं भाई? देखो, रंगीन होने का कारण क्या है इनका? ये क्या करते हैं भाई? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करने के लिए कैसे होते हैं? कलर में रंगीन होते हैं। तो अपन से पूछा गया है, पुष्प का अनिवार्य चक्र होता है। अनिवार्य मतलब जो बिल्कुल आवश्यक है, फूल के होने का मतलब नहीं है अगर वो नहीं हो तो अनिवार्य कौन होगा भाई बेटा? बताइए? पुमंग और जायांग, दोनों क्या है? पुष्प के अनिवार्य चक्र है। बाकी पुष्प में अगर बाह्य दलपुंज हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही चलेगा। तो ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या जाएगा इसमें। बाह्य दलपुंज और दलपुंज नहीं, ये तो कौन से अंग है भाई? सहायक है। इनको क्या बोलेंगे अपन? सहायक चक्र। दलपुंज और जायांग, दलपुंज कैसा है भाई? सहायक है, जबकि जायांग कैसा है? अनिवार्य है।
उमंग और जायांग, कौन सा हो जाएगा भाई आपके उमंग। देखो उमंग और जायांग, उमंग किससे मिलकर बना होता है, परागकोश और पूतंतु। परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। और जायांग किस किससे मिलकर बना होता है, चौड़ा चपटा भाग क्या कहलाता है, वर्तिका, संकरा भाग वर्तिका, और अंडाशय का नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। तीनों से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, जायांग का फॉर्मेशन होता है। तो कौन आ जाएगा, उमंग और जायांग। ठीक है, इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है। परीक्षण संकरण मतलब बेटा क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये एक प्रकार का बैक क्रॉस है, या व्युत्क्रम संकरण बोला जाता है इसको। बैक क्रॉस क्या होता है, जब F1PD का संकरण किससे करवाते हैं अपन, जनक से करवाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, बैक क्रॉस बोला जाता है। तो परीक्षार्थ संकरण कैसा होता है भाई, निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है, परीक्षण मतलब परीक्षार्थ संकरण है, क्या होता है इसमें बताइए। F1PD का क्रॉस किससे करवाएंगे भाई बताइए, अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। मेन इंपोर्टेंट क्या ध्यान रखेंगे, अप्रभावी जनक, प्रभावी जनक नहीं होना चाहिए। तो F1PD में क्या हो जाएगा, T1 और T यही होती है भाई, और अप्रभावी जनक क्या हो जाएगा इसका, T और T। ठीक है, जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो ये क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। F1PD का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, अप्रभावी जनक से करवा रहे हैं। ठीक है, अप्रभावी जनक से, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, परीक्षण संकरण कहा जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें, ये देखो दोनों अप्रभावी हैं, तो क्या जाएगा आपके, एक तो F1PD और एक अप्रभावी जनक, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास समय की कमी है तो अपन थोड़ी स्पीड बढ़ा के अब आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, बताया था आपको कि इकोलॉजी का जनक कौन है भाई बताइए। इकोलॉजी के जनक तो राइटर है। और भारत में जब अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन होते हैं भाई, रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इनको क्या बोला जाता है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक बोला जाता है। जबकि अब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कौन हो जाएंगे भाई, राइटर या रीडर। ठीक है भाई, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई बताइए। क्रोमोसोम नाम दिया, किसने दिया था क्रोमोसोम नाम, स्ट्रासबर्गर ने, मॉर्गन ने, वाल्थेयर ने, या फिर फ्लेमिंग ने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, मॉर्गन ने तो किसकी खोज करी थी बताइए, सहलग्नता की। मॉर्गन ने किसकी खोज करी थी, सहलग्नता की खोज करी थी। और वाल्टे ने क्या नाम दिया था, क्रोमोसोम नाम दिया भाई। गुणसूत्रेता को क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। ठीक है, क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, वाल्टे ने दिया था। अगर बताइए आप, जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने करा भाई, जॉनसन ने करा। कारक किने, क्रोमोसोम को कारक किसने कहा, मेंडल ने कहा। आनुवांशिकी का जनक कौन है, आनुवांशिकी का जनक कौन होता है बेटा, ग्रेगर जोहन मेंडल होता है। मेंडल ने किस पर प्रयोग करे थे, मटर के या पायसम सिटाइवम या मटर पर प्रयोग करे थे। कितने जोड़ी लक्षण थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। ठीक है, मेंडल ने कितने नियम दिए थे आपके, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तो आप ध्यान रखेंगे, जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने। कारक, क्रोमोसोम के लिए जीन किसने कहा, जॉनसन। कारक मेंडल ने। आनुवांशिक का जनक कौन, मेंडल होता है। और मॉर्गन ने किसकी खोज करी थी, सहलग्नता की। और क्रोमोसोम नाम किसने दिया था बेटा, वाल्टेयर फ्लेमिंग। तो क्या जाएगा, वाल्टेयर ने। ठीक है, इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वायरस विषाणु मुक्त पादप उत्पन्न किए जाते हैं, वायरस या विषाणु मुक्त पादप उत्पन्न किए जाते हैं भाई। तो पादप के कौन से भाग द्वारा वायरस या पादप विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं बताइए। भ्रूण संवर्धन के द्वारा नहीं, इससे तो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। परागकोश संवर्धन के द्वारा नहीं, परागकोश संवर्धन के द्वारा तो कैसे पौधे प्राप्त किए जाते हैं, अगुणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं। आपसे पूछे अगुणित किसके द्वारा, परागकोश संवर्धन के द्वारा। बीजांड संवर्धन के द्वारा नहीं भाई।
वायरस मुक्त कौन सा होता है? पादप का कौन सा भाग होता है? पादप का जो शीर्ष भाग होता है, जिस पर क्या पाया जाता है? विभज्योतक। जब आप अपन पादप के शीर्ष भाग से शीर्ष विभज्योतक को निकालेंगे और उसका क्या कराएंगे भाई? कल्टीवेशन कराएंगे पोषक माध्यम में, तो वो कैसा पार्ट होता है भाई? विषाणु रहित होता है। तो क्या जाएगा अपना आंसर? विभज्योतक संवर्धन के द्वारा पादप के शीर्ष भाग को काट कर अलग करेंगे और उसको किसमें कराएंगे भाई? पोषक माध्यम में उसको क्या कराएंगे? कल्टीवेशन। उसके द्वारा क्या पादप के विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा? विभज्योतक संवर्धन के द्वारा। जबकि आपसे पूछे अगुणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं किसके द्वारा? परागकोश संवर्धन के द्वारा। आई बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्गीकरण हेतु नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की भाई? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, छोटा सा चैप्टर है आपका और हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। जेट का कोई सा ऐसा पेपर नहीं है जिसमें वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति से क्वेश्चन नहीं आया हो भाई। या तो पूछता है किसने दी, तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी भाई? बताइए। कैरोलस लीनियस। किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दी वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। और इसमें क्या होता है भाई? जैसे आपसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो पहला मैंजीफेरा, मैंजीफेरा किसका नाम है भाई? वंश का नाम। पहला नाम किसका होता है? वंश का नाम या जीनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीनस का। इंडिका क्या होती है भाई? इसकी स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है, या जाति का नाम। ठीक है, वंश के नाम में पहला अक्षर कैसा लिखा जाता है बेटा? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जाति के नाम में पहला वर्ड कैसा होता है बेटा? स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, और इसके साथ अपन बात करें भाषा कौन सी होती है लिखने की? बताइए। भाषा लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। लैटिन भाषा का यूज किया जाता है। और इनको कैसे लिखते हैं? तिरछे लिखते हैं। आज से लिखेंगे तो तिरछे लिखेंगे। तिरछे को क्या बोलते हैं अपन? फॉन्ट आता है इटैलिक्स। किसमें लिखे जाते हैं बेटा? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। और अगर वंश के नाम और जाति का नाम दे रखा हो आपके, और जाति के नाम के पीछे अगर साइंटिस्ट का नेम आ जाए, जैसे इसकी खोज किसने करी? कैरोलस लीनियस ने, तो शॉर्ट में क्या लिख देंगे? लिन। इंडिका और क्या लिख देंगे बेटा? लिन। तो लिन किसको दर्शा रहा है यहाँ पर? वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक का संक्षिप्त नाम, मतलब छोटा नाम, जिसने क्या करी थी बेटा? इसकी खोज करी थी। तो आपकी द्विनाम पद्धति है। ठीक है, किसने करी? कैरोलस लीनियस ने दी। कितने टाइप में होती है? 2 स्टेप में होती है, वंश का नाम और जाति का नाम। वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, जाति का नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में। ठीक है, अगर पीछे साइंटिस्ट का नेम दे रखा हो तो जिसने इसकी खोज करी थी, तो क्या जाएगा आपके? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की कौन सी पद्धति दी थी बेटा? वर्गीकरण की इन्होंने दी थी, बताइए। कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किसने करा था? कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति कैरोलस लीनियस। बेंथम हुकर ने क्या करा था? वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया भाई? ध्यान रखिए आप, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बेंथम और हुकर ने। कृत्रिम किसने करा था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, और वर्गीकी या टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था बेटा? इन्होंने क्या दिया था? वर्गीकी या टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था। किसने दिया टेक्सोनॉमी वर्ड? बताइए। एपीडी कैंडोले ने दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी, 2 भागों में, वंश का नाम और जाति का नाम। ठीक है, और प्राकृतिक वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किसने प्रस्तुत करी? प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम और हुकर ने करी। कृत्रिम किसने करी? कैरोलस लीनियस ने करी। एपीडी कैंडोले ने क्या करा था? वर्गीकरण वर्गीकी या टेक्सोनॉमी शब्द दिया था। और स्टीफन हेल्स, ठीक है, वो अलग होता है। तो अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आप इनका ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसके साथ। सलजम का खाने योग्य भाग होता है भाई। सलजम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सलजम का खाने योग्य भाग होता है, तो सलजम का खाने योग्य भाग देखिए। रूपांतरित जकड़ा जल, रूपांतरित मूसला जड़, तने का रूपांतरित आधार, भूमिगत तना। तो क्या हो जाएगा सलजम का रूपांतरित भाग? बताइए। कौन सी जड़ होती है भाई? मूसला जड़ पाई जाएगी या अपस्थानिक जड़ पाई जाती है? तो देखते हैं, जड़ें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मूल कौन कौन सी भाई? अपस्थानिक और मूसला मूल। मूसला को क्या बोलते हैं अपन? टेप रूट।
मूसला मूल कहां से निकलती है? जो जड़ें मूलांकुर से निकले। कहां से निकले बेटा? मूलांकुर से। उनको क्या बोल दिया जाएगा? मूसला मूल बोला जाता है। जबकि मूलांकुर के अलावा पादप के कोई से भी भाग से अगर जड़ का विकास होता है तो उसको क्या बोल देंगे भाई? अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। ठीक है, तो मूसला जड़ों के कितने रूपांतरण पाए जाते हैं भाई? भोजन संचय के आधार पर 4 प्रकार में विभाजित होती है। कौन कौन सी भाई? कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, लेपिफॉर्म और ट्यूबरस। आप ध्यान रखेंगे, शंकुधारी, शंकुरूपी, तरकुरूपी, गटरूपी और कंदिल। ठीक है, तो कोनिकल तो कौन सी होती है आपके? गाजर। गाजर कैसी होती है बेटा? ये कोनिकल का भाग है। क्या जाएगा एग्जाम्पल इसका? गाजर। तरकुरूपी, तरकू के जैसी कौन सी होती है बेटा? ऊपर से संकड़ी, बीच में थोड़ी मोटी, फिर नीचे से वापस संकड़ी। कौन हो जाती है इसमें? मूली। आपसे बात पूछे गटपर्णी या नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म कैसी होती है भाई? गड़े के समान। गड़े के समान कौन होता है बेटा? सलजम। सलजम देखा आपने? ऐसा होता है गड़े के समान, तो क्या जाएगा इसमें? सलजम। क्या जाएगा? सलजम। और कंदिल में क्या जाता है? मिराबिलस जलापा। तो आपसे बात करें गाजर। गाजर कौन सी जड़ का रूपांतरण है बताइए? शंकुरूपी जड़ का रूपांतरण है। और जड़ की बात करें तो कौन सी जड़ बेटा? मूसला जड़। आपसे बात करें मूली, किसका रूपांतरण होता है? मूसला जड़ का। कौन सा रूपांतरण? तरकुरूपी। ठीक है, आपसे बात करें कि नेपीफॉर्म या सलजम। सलजम किसका रूपांतरण होता है बेटा? नेपीफॉर्म या गटपर्णी किसका? मूसला जड़ का रूपांतरण होता है। ठीक है, अगर मूसला जड़ क्या करे भाई? श्वसन के, मूसला जड़ अगर श्वसन करने लग जाए तो क्या जाएगा? इसका एग्जांपल राइजोफोरा। राइजोफोरा प्लांट में क्या बोल देंगे इसको? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर ये क्या करती है भाई? श्वसन करने लग जाती है। ठीक है, तो मैंग्रोव वनों में पाई जाती है और न्यूमेटोफोर बोला जाता है। ठीक है, और अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ों का एग्जाम्पल क्या जाएगा अपने? शकरकंद क्या है भाई? अपस्थानिक जड़ है। तो क्या जाएगा? रूपांतरित जकड़ा जड़। कौन हो जाएगी? सलजम का खाने के बाद क्या है? रूपांतरित जकड़ा जड़। और मैं आपसे बात करूं, आलू का खाए जाने वाला भाग क्या होता है बेटा? बताइए। आलू का तना होता है। ठीक है, तने में कौन सा होता है भाई? बताइए। कंद होता है। और आलू की जो आंखें होती है वो क्या होती है बेटा? कक्षीय कलिका होती है। ठीक है, और अदरक और हल्दी क्या होती है बताइए? ये क्या होते हैं? प्रकंद होते हैं। क्या होते हैं? तने ही होते हैं। कंद तो आलू, प्रकंद हल्दी अदरक, और अरबी क्या होती है भाई? अरबी कैसी होती है बेटा? घन कंद होती है। इसका पार्ट है, ये भी तना है। ये सारे कैसे हैं अपन? तने। और मैं आपसे बात करूं बल्ब। बल्ब, बल्ब के समान कौन आता है? प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन कैसा होता है बेटा? ये बल्ब होता है। ठीक है, तो आपसे आलू की बात करें तो आलू का तना खाया जाता है। अदरक हल्दी में प्रकंद होता है। ये सब तने के पार्ट है। अरबी की बात करें तो घनकंद में कौन आते हैं? अरबी। और बल्ब में क्या जाते हैं? प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में भी तना खाया जाता है। ठीक है भाई, तो सलजम का खाया जाने वाला रूपांतरित जकड़ा जड़ होती है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल। देखो भाई, कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था बेटा? कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल रॉबर्टसन ने नहीं, डेनियल और डेविसन ने नहीं किया भाई। तो किसने किया था? सिंगर और निकलसन। कौन आ जाएंगे आपके इसमें? सिंगर और निकलसन। इन्होंने क्या दिया? कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल दिया। इन्होंने क्या बताया कि लिपिड के मतलब प्रोटीन के तैरते हुए सागर में लिपिड के बीच बीच में कण पाए जाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है आपका? गुलाब जामुन मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया। और वाटसन क्रिक ने क्या किया था? आपके डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक। आई बात समझ में? तो सिंगर और निकोलसन। कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल किसने दिया बेटा? सिंगर और निकोलसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सही युग्म पहचानिए, मिलान करिए भाई। हार्मोन, पीजीआर। भाई पीजीआर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीजीआर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। 5 हार्मोन है पीजीआर में। 5 में से
आपके 2 या 3 क्वेश्चन जेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वाले टॉपिक को अगर आपने अच्छे से नहीं करा हो तो इसको आप एक बार अच्छे से देख के जाए। तो पीजीआर में देखिए भाई कितने हार्मोन होते हैं? 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो कैसे होते हैं? वृद्धि प्रेरक, और दूसरे कौन से होते हैं? वृद्धि रोधक, जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। प्रेरक में कौन आ जाएंगे भाई? आपका ऑक्सीन आ जाएगा बेटा, और कौन आ जाएगा? आपके साइटोकाइनिन आ जाएगा बेटा, और तीसरा कौन आ जाएगा बेटा? जिब्रेलिन आ जाएगा। तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन कैसे होते हैं? प्रेरक होते हैं। प्रतिरोधक कौन कौन से होते हैं बेटा? इथाइलिन होता है, और क्या होता है बेटा? एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है। ऑक्सीन क्या काम करता है बेटा? शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाता है। शीर्ष प्रभाविता या एपिकल मेरिस्टेम, मतलब शीर्ष भाग की लंबाई को बढ़ाएगा, पादप की शाखाओं के निर्माण को संदमित कर देता है। जबकि साइटोकाइनिन क्या काम करता है बेटा? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन क्या काम करता है बेटा? गन्ने में पाए जाते हैं नोड और इंटरनोड, उनकी क्या करती है? उनके लेंथ में वृद्धि कर देगा, इससे उत्पादकता बढ़ जाती है। तो क्या बोल देंगे अपन? आनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है, बोनेपन को दूर करता है। इथाइलिन क्या काम करता है? फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन है। कैसा हार्मोन होता है? एकमात्र गैसीय हार्मोन है। एबीए क्या काम करता है बेटा? पादप का तनाव हार्मोन है। ठीक है, पादप को विपरीत परिस्थितियों में, जैसे पानी नहीं मिल रहा हो तो क्या करेगा? पत्तियों को गिरा देगा, रंध्रों को बंद कर देगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एबीए में कि रंध्रों को बंद कौन सा हार्मोन करता है? तो क्या कौन आ जाएगा? एबीए, रंध्रों को बंद करने में, पत्तियों को गिराने में। ठीक है, फलों की ठीक है, तो ये कौन आ गया? पादप का तनाव हार्मोन हो जाता है। आई बात समझ में? और दोनों जरावस्था को लेके आते हैं। ये दोनों हार्मोन किसको लेके आते हैं? जरावस्था को लेके आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। तो पादप का तनाव हार्मोन है। एबीए को क्या बोला जाता है भाई? डोर्मिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको डोर्मिन। ठीक है, और साइटोकाइनिन को क्या कहा जाता है भाई? काइनेटिन, या जिएटिन भी किसको कहा जाता है? साइटोकाइनिन कहा जाता है। देखते हैं ऑक्सीन क्या काम करता है? शीर्ष कलिका प्रभावित करता है, सही बात है। जिब्रेलिन क्या काम करता है? परिपक्व हार्मोन नहीं है भाई। परिपक्व हार्मोन कौन सा पढ़ा अपन ने? इथाइलिन होता है। साइटोकाइनिन आनुवांशिक वामनता का निवारण करता है, ये भी गलत है भाई। साइटोकाइनिन क्या करता था बेटा? कोशिका विभाजन करता था। अगला देखो, इथाइलिन क्या काम करता है? कोशिका विभाजन का प्रारंभिकीकरण करता है। नहीं, इथाइलिन क्या काम करता था? फलों को पकाने के काम आता था, जो कैसा था अपना? एक गैसीय हार्मोन था। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसके साथ क्या जाएगा? ऑक्सीन क्या काम करता है? शीर्ष कलिका को प्रभावित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया गया है भाई। स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय संरक्षण। भाई जब अपन इकोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार से पूछा जाता है। कौन सा स्वस्थानीय में आएगा, कौन सा बहिस्थानीय में आएगा? तो संरक्षण कितने प्रकार का बेटा? 2 प्रकार का। कौन कौन से? स्वस्थानीय, क्या बोल देंगे इसको? इन सिटू। और दूसरा क्या जाएगा? बहिस्थानीय, क्या बोल देंगे इसको? एक्स सिटू। ठीक है, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू वो मतलब क्या होता है? जहां के जो जहां पे पाया जाता है उसको वहीं पे संरक्षित कर दो आप। जैसे जंगल में शेर पाया जाता है तो उसको चिड़ियाघर में लाने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजिकल पार्क में लाने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं क्या कर दो सॉरी, जंगल की पेसिंग कर दो और जहां के जहां संरक्षण इन सिटू और उसको उठाकर बाहर ले जाते हैं तो बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय में आपका क्या आ जाएगा भाई? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे बेटा? राष्ट्रीय उद्यान, या क्या बोलते हैं इसको? नेशनल पार्क, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, क्षेत्र आ जाएंगे आपके। क्या आ जाएंगे? अभ्यारण्य आ जाएंगे, अभ्यारण्य आ जाएंगे। तो जो भी बड़ी यूनिट्स है जिनका क्षेत्रफल हजारों हेक्टेयर में होता है, सब किस में पाए जाते हैं? स्वस्थानीय में। जबकि बहिस्थानीय की बात की जाए आपसे, बहिस्थानीय में क्या जाएंगे? आपके बाहर निकाल के जा रहे हो जो आपने आर्टिफिशियली रूप से बनाए हैं, जैसे चिड़ियाघर हो गया आपका, बायोलॉजिकल पार्क हो गया, जैसे अपने कोटा में है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, वो भी क्या है? बहिस्थानीय संरक्षण है। तो क्या जाएगा इसमें? चिड़ियाघर या जू। जू को क्या बोलते हैं? जंतु आलय, क्या बोल देंगे? बायोलॉजिकल पार्क,
बायोलॉजिकल पार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजिकल पार्क को जैविक उद्यान। और अगला क्या आ जाएगा? वनस्पति उद्यान, जहां पर वनस्पति पाई जाती है वनस्पति उद्यान, या क्या बोल देते हैं इसको? बॉटेनिकल गार्डन। इसके अलावा क्या जाएंगे? जीन बैंक। और अगला क्या जाएगा? बीज बैंक। तो जीन बैंक और बीज बैंक, ठीक है, ये आपके हो गए स्व स्थान है और बहि स्थान है। बिल्कुल ऐसे कैसे ध्यान रखेंगे आप इनको, ठीक है। इसके साथ अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कोशिका का आयतन बढ़ता है जब बाहरी माध्यम होता है। बताइए भाई, ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। प्लांट फिजियोलॉजी उसका क्वेश्चन है, एक कोशिका का आयतन बढ़ता है जब बाहरी माध्यम होता है भाई। तो प्लांट फिजियोलॉजी में भाई आप इसमें 3 केस ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो कौन सा? जब कोशिका को बारी बारी से अलग अलग विलयन में रखते हैं। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा भाई? अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन। दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? अल्प पराशरी विलयन। तीसरा क्या आ जाएगा? सम पराशरी विलयन। तो देखिए, अति पराशरी विलयन, दूसरा अल्प पराशरी विलयन और तीसरा सम पराशरी विलयन। अति को क्या बोल देंगे अपन? हाइपरटोनिक। इसको क्या बोल देंगे? हाइपोटोनिक। इसको क्या बोल देंगे? आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक अति पराशरी विलयन मतलब क्या होता है? जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है। सांद्रता ज्यादा मतलब नमक का घोल हो गया, शर्करा का घोल हो गया। सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है तो पानी की कमी है। तो कोशिका से भाई वाटर कहां जाएगा? कोशिका से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर आ जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी। पिचक जाएगी तो कोशिका का आकार क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। आकार घट जाता है। आयतन की बात करें तो आयतन भी घट जाएगा। दूसरे केस की बात करें, अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन का मतलब पानी भरा हुआ है। तो अल्प पराशरी विलयन में क्या होता है भाई? कोशिका के अंदर की सांद्रता ज्यादा है तो गमन किधर से किधर होगा? बाहर का पानी कहाँ एंटर कर जाएगा? अंदर कोशिका में एंटर कर जाएगा। अंदर एंटर करेगा तो कोशिका का आकार कैसा हो जाएगा बेटा? बताइए। कोशिका का आकार बढ़ जाता है। जब कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका का आकार बढ़ता है। अति पराशरी या हाइपोटोनिक में रखा जाता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है, ठीक है। और अगर कोशिका को किसमें रखा जाता है? सम पराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कोशिका जब अति पराशरी विलयन रखता है तो सिकुड़ जाती है। अगर कोशिका एक टाइम से ज्यादा सिकुड़ जाए, उसमें कोई जीव द्रव्य नहीं बचे और इकट्ठा होकर एक जगह पे आ जाए तो ऐसी कोशिका को क्या कहा जाता है बेटा? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहा जाता है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका कहा जाता है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहा जाता है। तो अति पराशरी विलयन में बहिःपराशरण की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहलाती है। और एक, अब आपने क्वेश्चन को देखिए, एक कोशिका का आयतन बढ़ता है जब बाहरी माध्यम होता है। बाहरी माध्यम आयतन क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। तो मतलब साइज क्या बढ़ रही है? आकार कोशिका का बढ़ रहा है। तो बेटा देखो कौन सा है? जब आकार बढ़ता है। अल्प पराशरी या हाइपोटोनिक विलयन में रखते हैं तो क्या होता है? आकार बढ़ता है। अति पराशरी में रखते हैं तो क्या होता है? आकार घटता है। तो इसके साथ ही अपन अपना 30 क्वेश्चन आज अपन ने सोल्व करें। आप इनको अच्छे से देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए भाई, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन अपन कल नेक्स्ट क्लास में अपन और सोल्व करेंगे। आप इनको अच्छे से देखिए और अपने जेट के एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए और आराम से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें किंतु परंतु का बिल्कुल ध्यान रखिए, नहीं होते हैं इसका ध्यान रखिए। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब अपन एक कॉन्फिडेंस को भाई बना के रखिए, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दीजिए, ठीक है। और बार बार से रिवाइज करिए। आराम से आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, अभी भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अपन धन्यवाद।